जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में जो है ना हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेट चल रहा है, यह सेट नंबर 2 का अभ्यास करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और सेट नंबर 1 जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और यह ज्ञान बिंदु सर के जो स्टडी मटेरियल है ना बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। काफ़ी इसको इस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड बनाया है कि लगभग प्रश्न यहाँ से आपको इस पैटर्न पर मिलेंगे। इसीलिए आप जो है ना इसका लगातार अभ्यास करिए। अगर फाउंडेशन आपको लगे तो आप संस्थान से जुड़िए, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। और चलिए, हम तो उस तरीके से आपको डिटेल नहीं बता सकते हैं, सर की तरह तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको डिटेल उपलब्ध कराया जाए बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के रूप में आपको डिटेल हम कराएं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला है, यह मतलब सेट नंबर 2 के अंतर्गत है। यहाँ पहला पे है रुहेलखंड खंड क्षेत्र निम्नलिखित में से निम्न किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? हिमालय के तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और नेपाल की सीमा, यह नेपाल की सीमा से लेकर के, नेपाल सीमा से लेकर के और यहाँ से लेकर के गंगा नदी तक, गंगा नदी तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। मीरानपुर कटरा का युद्ध जो है ना, यह कब लड़ा गया था? मीरानपुर कटरा का युद्ध। और यह युद्ध मुख्य रूप से 1774 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था मीरानपुर कटरा? और यह जो है शुजा-उद-दौला के मृत्यु के बाद, जैसे शुजा-उद-दौला था ना, शुजा-उद-दौला इनकी मृत्यु जब हुई, शुजा-उद-दौला इनकी मृत्यु के बाद जो है ना, मतलब आसफ-उद-दौला शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद आसफ-उद-दौला प्लस अंग्रेज इसके बीच लड़ा गया था मीरानपुर कटरा का युद्ध। अगला प्रश्न है, रूहेलों के किस नेता ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि की? अवध के नवाब वजीर से किसने संधि किया था? वह था हाफिज रहमत खान ने। और रूहेल जो कि कहाँ का, मुख्य रूप से रूहेलखंड का यह प्रमुख नेता था। और इस रूहेलखंड को संगठित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? पंजाब की राजधानी मुख्य रूप से लाहौर हुआ करती थी। और चूंकि लाहौर में उस समय मुख्य रूप से लाहौर जो है मुगलों के समय में, अगर मुगलों के समय की बात करें, मुगलों के समय में लाहौर में जो है ना व्यापार और शिक्षा के साथ में कला के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी, और क्यों किसने बनाया था? राजधानी रंजीत सिंह ने बनाया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था? गुरु नानक के बाद कौन हुआ था? तो गुरु अंगद हुआ था, जो कि सिख धर्म के वे गुरु थे, या सिख धर्म के ये दूसरे गुरु थे। और गुरु अंगद के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि जो है ना, गुरु अंगद देव जी के द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी? क्या हो जाएगा उत्तर? इसका हो जाएगा गुरु अंगद। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया और मंझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध किया था? लंगर प्रथा को किसने अस्थायी बनाया था और मंझी प्रथा का इसने विस्तार और विरोध किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका गुरु अमरदास थे। यह मुख्य रूप से इसमें सामाजिक सुधार पर, यह जो है ना सामाजिक सुधार पर यह बल दिए थे। इसी का विस्तार था। इसी का कारण था कि यह मुख्य रूप से जातिवाद हो गया और सती प्रथा और मतलब सामाजिक जो समाज में जो कुरीतियाँ थी उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था। अमृतसर को किसने स्थापित किया था? अमृतसर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास के द्वारा कराया गया था। कब 1577 ईस्वी में। और यहीं पर अमृत सरोवर का निर्माण शुरू किया था। और बाद में ही यही अमृत सरोवर जो है ना स्वर्ण मंदिर का यह आधार बना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जैसे नहीं आए वहां पे आपको गोला लगा देना और प्रश्न पर अलर्ट हो जाइए। कौन सा नहीं है सही सुमेलित? यहाँ गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, सही है। गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, सही है। हरगोविंद अकाल में जब आदमी लेता है तो गोविंद का नाम, भगवान जी का नाम लेना है, तो सही है। आप किसी तरह याद रख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला, यह भी सही है। गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक एवं और समर्थक के साथ साथ में जो था ना, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के, यह धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। तो इस प्रकार से ये चारों सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्काल शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? किस सिख गुरु को दिया था? उस समय के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। किसको दिया था? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव को किसने दिया था? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनवा दिया था, मतलब बहुत दिक्कत किया था। और गुरु तेग बहादुर ने को मुख्य रूप से औरंगजेब के द्वारा, गुरु तेग बहादुर को किसने? औरंगजेब के द्वारा कहाँ पे? चांदनी चौक कहाँ है? दिल्ली में। वहाँ जो है ना सार्वजनिक रूप से इसे
इसे क्या किया था, शहीद कर दिया था सार्वजनिक रूप से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किया गया था। पाहुल प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो यह शुरुआत किया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। पाहुल प्रथा क्या होता है, एक प्रकार का पाहुल मतलब जो है ना, पाहुल का अर्थ होता है एक प्रकार का अमृत छाछ होता है। देखते होंगे आप लोग मतलब कुछ समय में जो है शरबत वगैरह बांटा जाता है, तो यह एक विशेष प्रकार का वही शरबत बनाया जाता है पाहुल प्रथा में। और ये शरबत देने के बाद जो है ना, यह शरबत जब दे दिया जाता है उसके बाद उसे सिख धर्म ये पीने के बाद जो है सिख धर्म के जो 5 ककार है, केस है, कंघा है, उसके बाद कढ़ा है, उसके बाद कच्छा के बाद कृपान है, इसको रखने की आवश्यकता हो जाती है। शुरुआत किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किया था। तो खालसा पंथ की स्थापना किया था, बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत, पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित कर दिया। तो यह भी कथन क्या है, सिखों का जीवित गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित कर दिया, यह भी बिल्कुल सही है। अर्जुन देव ने जफरनामा का फारसी में अनुवाद कर दिया। जफरनामा का फारसी भाषा में लिखा जरूर था, लेकिन यहाँ शब्द के अनुसार से यह थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, यह गलत हो जाएगा, अनुवाद नहीं लिखा था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों उत्तर हो जाएगा, लिखा गया था, ठीक है ना। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा यहाँ, यानी सही कथन पूछ रहा है तो सही हो गया ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य जैसे इसमें गोला मार दीजिए। तो असत्य क्या है, बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, बिल्कुल सही है। बंदा बहादुर को सच्चे बादशाह ऐसा नहीं कहा, ऐसा सच्चे बादशाह की संज्ञा तो नहीं दी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर जो है ना, गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर यह जो है संघर्ष भलो किया था, सिख धर्म के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, लेकिन सच्चा बादशाह ने, तो ये कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी, मतलब उसे मुख्य रूप से क्या कहते हैं, गिरफ्तार की, यातना की, जो कि हत्या तो नहीं कह सकते, उसको मोहम्मद शाह ने गिरफ्तार भलो किया था, गिरफ्तार कराया था, उसकी हत्या मतलब हत्या तो नहीं करवाया था, उसको यातना दिया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मानसिक रूप से सही हम मान सकते हैं, असत्य ऑप्शन नंबर बी में। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने चला, असत्य नहीं है, तो यह भी असत्य है, यह भी कथन तो असत्य है। गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर थोड़े नेतृत्व संभाला था, सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर से, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को घोषित कर दिया था, गुरु पद को खत्म कर दिया था वहीं पर से। तो हम लोग इस कथन को अगर सत्य मानते हैं ना, तो इस प्रकार से यह भी गलत है और यह भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर खाली ए सही है इस हिसाब से। अगला देखते हैं, दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में संगठित किया गया। दल खालसा संगठन की बात करना, किसके द्वारा नेतृत्व में स्टार्ट किया था खालसा संगठन, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। कब किया था खालसा दल की स्थापना, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा और जारी किया था। और एक सिखों को एक जो है मजबूत और सैन्य कौम में बदला गया था। उसके बाद सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग लेकर दल खालसा में सुरक्षा हेतु प्रबंध में दिया जाता था। उपज का कितना लिया जाता था, तो उपज का जो है ना 1/6 भाग लिया जाता था, ताकि सिखों के जो है ना, सिखों के प्रशासनिक एवं सैन्य खर्च इसके लिए उपज का 1/6 भाग लिया गया था। कपूर सिंह के निधन के पश्चात दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला। कपूर सिंह का जब निधन, तो जस्सा सिंह आहलूवालिया यही इन्होंने स्टार्ट किया था। मतलब सिखों के जस्सा सिंह आहलूवालिया ने जो है विभिन्न संघर्षों में भाग लिया और सफलतापूर्वक भाग लिया था। रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, तो रंजीत सिंह का संबंध आहलूवालिया मिसल से था। और रंजीत सिंह ने जो है ना पंजाब में मुख्य रूप से सिख धर्म को व्यवस्थित करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आती है, और इन्होंने ही लाहौर को राजधानी बनाया था, सिख धर्म के लिए लाहौर को राजधानी बनाया था। सिख के 12 स्वतंत्र मिसल जत्था में किसने विभाजित किया, जत्था में किसने विभाजित किया था, तो इन्होंने रंजीत सिंह ने 12 मिसल में मतलब विभक्त करने का आदेश दिया था। शेरे पंजाब के नाम से किसे, रंजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में सिख धर्म की स्थापना में रंजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। रंजीत सिंह लाहौर के ऊपर अपना अधिकार कब स्थापित कर लेता है, लाहौर के ऊपर अधिकार किया और उसे, तो यह मुख्य रूप से 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार किया और उसे राजधानी घोषित कर दिया। साहू जी को मुगलों की कैद से बंदा बहादुर प्रथम ने कब आज़ाद कराया था। साहू जी को मुगलों की कैद से तो कब कराया गया था, 1708 ईस्वी में कराया गया था। ध्यान रखिएगा इस डेट को। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी किसके नेतृत्व में जारी रखा, तो उसकी वीर पत्नी कौन थी, उसकी वीर पत्नी ताराबाई थी। ताराबाई मतलब मराठा साम्राज्य के लिए कई संघर्ष किया, कई संघर्ष
युद्ध के लिए किया था। युद्ध के लिए उन्होंने कई तरह के संघर्ष किए थे, कई तरह के युद्ध लड़े थे। कौन ताराबाई था मराठा साम्राज्य के लिए। मराठा साम्राज्य की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन थी? शक्तिशाली महिला की बात करें तो यह क्या कौन थी? यह भी ताराबाई ही थी। शाहू जी ने शासन प्रबंधन की देखभाल के लिए किसे मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया था? शाहू किसने किया था? शाहू जी ने। किसने किया था? शाहू जी ने। पेशवा नियुक्त किसे किया था? याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया गया था। और यह मराठा साम्राज्य में पहले पेशवा थे। कौन हुए? पहले पेशवा हुए। पहले पेशवा पद यहीं से स्टार्ट हुआ। बालाजी विश्वनाथ। किसने किया था? शाहू जी ने इसे घोषित किया था। अगला, पेशवा का पद किस पेशवा के समय से वंशानुगत हो गया? वंशानुगत किसके समय से हो गया? तो वंशानुगत हो गया आपका बाजीराव द्वितीय के समय से। बालाजी बाजीराव, इनकी जैसे मृत्यु हुई तो इसका ये पुत्र था बालाजी बाजीराव से पेशवा पद स्टार्ट हुआ। शाहू ने पेशवा पद दिया था, शाहू जी ने। इस यहाँ से प्रथम पेशवा ही था, लेकिन जैसे इनकी मृत्यु, इनका पुत्र जो है बाजीराव द्वितीय, यहीं से वंशानुगत इसे पेशवा नियुक्त कर दिया गया था। यहीं से यह क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक या दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन जरा देखते हैं। बालाजी होना चाहिए। बालाजी बाजीराव को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। और अगर संस्थापक की बात करें मराठा साम्राज्य को, तो शिवाजी को मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। कब किया था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में। कहाँ पे? शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक यहीं कराया गया था। तो याद रखिएगा। तो ये मराठा दूसरा संस्थापक बाजीराव प्रथम था। कौन था? दूसरा संस्थापक था बाजीराव प्रथम था। बालाजी बाजीराव जो था ना, यहाँ से पेशवा पद दिया गया था। और पेशवा के साथ में फिर बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया था। और बाजीराव द्वितीय जो है ना, यहाँ से पेशवा पद वंशानुक्रम हो गया था। याद रखिए, बाजीराव प्रथम होगा इसमें। चौथा, और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदेशमुखी उस भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठाओं ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। 10% का अतिरिक्त जुर्माना। अतिरिक्त यहाँ जुर्माना एक शब्द है, जुर्माना नहीं, ये एक प्रकार का कर था। उपज का 1/10 भाग भलो लिया जाता, उपज का 10% मतलब 1/10 भाग उपज का लिया जाता था। यह कर था, जुर्माना नहीं था। हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठों को दिए जाने वाले भू राजस्व, देखा भू राजस्व का 1/1/4 था। मतलब छापों से बचने के लिए तो ये सही है, चौथ 1/4 ही दिया जाता था। इसका मतलब क्या हो गया? केवल 2 सही है। अगर यहाँ कर रहा था तो 1 और 2 दोनों सही है, नहीं तो इस हिसाब से आपका केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? मराठा सरदार को किसने दे दिया? मराठा सरदार को निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा आया? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव था। शाहू जी ने बालाजी बाजीराव को दिया था, तो बालाजी बाजीराव प्रथम पेशवा था। और इसको दे दिया गया था। और बाजीराव द्वितीय कौन था? बाजीराव द्वितीय बालाजी बाजीराव का बेटा था, इसका पुत्र था। और यहीं से पेशवा पद वंशानुगत आ जाता है। और शाहू जी ने और उसके बालाजी विश्वनाथ से किसने कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए तो शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी? यह क्या था? शिवाजी ने किसके अगेंस्ट में? मुगल साम्राज्य के लिए कहा था कि अगर मुगल साम्राज्य की केंद्रीय जो सत्ता है ना, उससे अगर संघर्ष किया जाए तो ये सारे, अगर उस पर विजय प्राप्त किया जाए तो ये सारे अपने आप जो है टूटकर गिर जाएंगे। उन्हीं का कथन था। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? नाना साहेब किसे? बालाजी बाजीराव। नाना साहब किसको? कौन सी? बालाजी बाजीराव को क्या कहा जाता है? नाना साहेब कहा जाता था। किसको? बालाजी बाजीराव। किसके लिए जाना जाता है? यह बाजीराव प्रथम। यह इसका पुत्र कौन हुआ? इसका पुत्र था बालाजी बाजीराव का बाजीराव प्रथम। कौन हुआ था? बाजीराव प्रथम था। कौन था? इसका पुत्र ही हुआ था बाजीराव प्रथम। नाना साहेब इसको जाना जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का अधिकारी कौन था? मराठा तोपखाने का अधिकारी पानीपत का जब तीसरी लड़ाई हुआ था, कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। कौन था उस समय? सदाशिव भाऊ था। और इसमें मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली। यह कौन था? यह अफगानिस्तान से आया था। इसके बीच हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन मुख्य रूप से काशीराम पंडित का है। याद रखिएगा। सलवाई की संधि कब हुई थी? सलवाई की संधि याद रखिए, बाई मतलब 82, 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि हुई थी। 1782 में। और मुख्य रूप से किसके बीच हुई सलवाई की संधि? मराठा प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, इस दोनों के बीच सलवाई की संधि। और इसी संधि के तहत जो है ना, जो दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा था, युद्ध समाप्त हुआ क्योंकि दोनों अपने अपने हितों को देख रहे थे। और इसके लिए क्या क्या दोनों ने कुछ क्षेत्रों में क्या कर दिया? समझौता कर लिया। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किसके सलाह पर पेशवा को नायाब ए गुनायाब बनाया? पेशवा का नायाब एक गुनायाब बनाया। किसके सलाह पर बनाया था?
तो यह किसके सलाह पर? नाना फडणवीस के सलाह पर बनाया था, क्योंकि वह मुगल सम्राट के साथ इसलिए बनाया था क्योंकि वह जो है ना संबंध अच्छा रखना चाहता था, संबंध ठीक रहे, इस कारण से उसे उसके साथ समझौता कर लिया गया था। अगला प्रश्न, मिलान करें, मिलान करें जो है, मिलान करिए। यहाँ है बड़ौदा। बड़ौदा का कौन सी हो जाएगा? तो बड़ौदा का हो जाएगा गायकवाड़। बड़ौदा का संस्थापक, बड़ौदा राज्य का संस्थापक कौन था? गायकवाड़ था। इंदौर का संस्थापक कौन था? होलकर था। इंदौर का संस्थापक होलकर। नागपुर का संस्थापक कौन था? नागपुर का संस्थापक भोसले था। और ग्वालियर का संस्थापक कौन था? सिंधिया, या सिंधिया परिवार ग्वालियर में रहता है। तो इस प्रकार से 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी। अगला, 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा शासक ने बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किसने किया था बसीन की संधि पर हस्ताक्षर? किसके द्वारा किया गया था? तो यह मुख्य रूप से बाजीराव द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? बाजीराव द्वितीय। प्लस किस कौन था? किससे? तो उसमें अंग्रेज का ही शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। हैदराबाद राज्य से हुआ था। यह नहीं, आरकोट पहले से ही था, यहाँ से पहले से ही था। आरकोट की निजामत का उदय हैदराबाद से नहीं हुआ, तो यह कथन गलत है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, मान सकते हैं, सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ था, यह भी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसे नहीं आए तो गोला मार दीजिए। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। अली मर्दान खान बंगाल शासक ही था, सही है। मतलब सही नहीं है। महाराजा रंजीत, मतलब सही हुआ ना, क्वेश्चन पूछ रहे नहीं। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। महाराजा रंजीत सिंह की बात है, तो यह भी सही है। लाहौर राजधानी बना लिया था इस कारण से। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, यह भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ऐसा नहीं है, चूंकि वह एक तरह से हिंदू धर्म के लिए हितैषी नहीं था। वह कुछ हमला हुआ था, हमला मंदिरों पर इसने हमला करवाया था, तो दान नहीं दिया था। तो मेरे समझ से ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वह गारो के संपर्क में आए थे। गारो जनजाति कहाँ पे? मेघालय में पाई जाती है। मेघालय प्लस बांग्लादेश में, अगर इंटरनेशनल की बात करें, बांग्लादेश में गारो जनजाति पाई जाती है। और ये जनजाति, इन जनजातियों के संपर्क में अंग्रेज आए थे। दीवानी ब्रिटिश इससे संपर्क किए थे। अगला, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? विदेशों में, तो वह कौन था? टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान कहाँ पे? टीपू सुल्तान फ्रांस में एवं अफगानिस्तान ये 2 जगह पर इन्होंने जो है ना, मतलब ताकि कूटनीतिक संबंध अच्छा रहे, इस कारण से इन्होंने स्थापित किया था। महाराजा रंजीत सिंह राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर बनाया था, तो यह कहाँ पे थी? तो यह मुख्य रूप से लाहौर थी। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिलीप सिंह के विषय में पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है। तो दिलीप सिंह के विषय में कौन सा सत्य? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, यह कथन बिल्कुल सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई नहीं। महाराजा दिलीप सिंह था ना, बाद में अंत्येष्टि नहीं हुई थी, उसे दफनाया गया था। अंत्येष्टि मतलब जलाना होता है, दफनाया गया था, क्योंकि वह ईसाई धर्म को कैथोलिक में चला गया था, मतलब ईसाई धर्म को अपनाया था दिलीप सिंह। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, बिल्कुल सिख धर्म छोड़ के वह ईसाई धर्म पर चला गया था। वह कभी भी रूस तो गए थे भाई, तो यह गलत ऊपर एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर को ही सूबेदार कहा जाता था? गंताब का अंतिम गवर्नर या सूबेदार था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर की बात करें तो कौन था? तो सरफराज खान को बंगाल का अंतिम गवर्नर बनाया जाता है, और किसके द्वारा? अहमद शाह बहादुर द्वारा इसे नियुक्त किया गया था। फिर 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध, और इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों के हाथ में बंगाल का शासन प्रशासन वहीं से अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अगला, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। किस युद्ध में? तो पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला नेतृत्व किया था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और यहीं से पलासी के युद्ध के बाद से बंगाल में जो है ना ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? हाँ, अनुवाद नहीं है, जफरनामा लिखा है फारसी में। जफरनामा किस सिख गुरु ने लिखा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा है। और यह मुख्य रूप से इसे किसके द्वारा, मतलब यह जफरनामा में क्या अंग्रेजों की नीतियों अंग्रेजों ने औरंगजेब का काल था। औरंगजेब की जो उस समय नीति चलती थी, और सिख
धर्म पर जिस प्रकार से और प्रहार हो रहे थे, उसके लिए उन्होंने एक प्रकार से यह जफरनामा लिखा था, एक प्रकार का पत्र होता है, यह लिखा था, जिस कारण से औरंगजेब ने औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया था। किस सिख गुरु की मुगल बादशाह जहांगीर ने हत्या करवा दी? किस सिख गुरु की करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की इन्होंने हत्या करवाई थी। कब करवाई थी? 1606 ईस्वी में। अगला, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त किया था? तो वह हीरा जो सबसे पहले प्रसिद्ध कहाँ से? शेर अली से प्राप्त किया था। और शेर अली जो है ना, सुप्रसिद्ध हीरा जो है, यह सुप्रसिद्ध हीरा कहाँ? पहले अफगान के मतलब दुर्रानी पहले अफगान के दुर्रानी साम्राज्य का यह हिस्सा था। किसका? दुर्रानी साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में शेर अली ने रंजीत सिंह शेर अली से प्राप्त कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? वह था पलासी का युद्ध, 1757 में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, और जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, और जैसे ही हारा तो और बंगाल पर नियंत्रण हो गया। इस तरीके से भारत में पहला कदम वहीं से, पहला मजबूत कदम अंग्रेज वहीं पर से रख लेता है। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में पलासी का युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्लस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में? तो अभी यह भी पता है, तो अभी किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो पलासी के युद्ध में। इस प्रकार से सेट 2 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के आपका 100 तक करा दिए हैं। अगले फिर सेट 3 में हम आपको 101 से कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो वाकई, तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, चाहे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, उस ग्रुप पर शेयर करिए, ताकि हमारी टीम लगातार आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराए। हमारे प्लेलिस्ट में जो है ना, बिहार दरोगा का सेट टेस्ट सीरीज जो है, प्रीवियस ईयर 2008 से अब तक जितने एग्जाम हुए उनके प्रश्न पत्रों का जो है ना क्वालिटी विश्लेषण दिए हैं, आप उसे अगर 40 मिनट के आसपास देख लेते हैं तो लगभग 100 प्रश्न है, तो लगभग 500 प्रश्न के आसपास आपका तैयार हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले अंक में। मैं अपनी पूरी टीम के साथ मैं सौरभ आभार व्यक्त करता हूं। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।